माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका साकिब सर। मैं आज आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके जो स्मरणीय बिंदु हैं या इसकी समरी है इस चैप्टर की, थोड़ा सा उसे समझाने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सरियू के विचार। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें इसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए और उन सभी और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। आपने जब ये चित्र देखा होगा, चित्र बनाए हुए हैं, उसमें किस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। अब इसको 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकल कर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वह ही उसके नियति तय करेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत पर भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्र राज्यों में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना हुई। जो विश्व बंधुता और स्वतंत्रता और न्याय की जो भावना सबसे पहले शुरू हुई, वो कहाँ से हुई? फ्रांसीसी क्रांति से। राष्ट्रवाद का एक तरीके से उदय भी माना जाए तो फ्रांसीसी क्रांति से माना जाएगा। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, इसके कारण क्या थे उदय के? एक तो निरंकुश शासन जिसपे कोई अंकुश ना हो, जिसपे कोई अंकुश ना हो, जिसे कोई रोक ना सके। राजा उस समय निरंकुश होता था, वो उसका आदेश है भाई, उसको जैसे किसी का पसंद नहीं, इसको हाथी के नीचे कुचलवा दो, ये निरंकुश हो गए। ठीक है। इसके बाद उदारवादी विचारों का प्रसार। उदारवादी विचारों का इस समय प्रचार प्रसार होने लगा कि सभी क्या है, सभी को अपने मतलब विचार प्रकट करने की या विचार अभिव्यक्ति करने की इस तरीके से आजादी। फिर इसके बाद जो है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का नारा। फ्रांसीसी क्रांति के अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया गया, यानी सभी मनुष्य समान हैं, स्वतंत्र हैं और बंधुता, आपस में भाईचारा है। ये वाला नारा कहां से मिला? फ्रांसीसी क्रांति से मिला। अब कोई दास नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, तो सब क्या है? मनुष्य समान है। तो ये बंधुता की भावना वहां से पैदा हुई। स्वतंत्रता की भावना की सरकार, पहले यह था कि ये विश्वास था कि जो राजा था वो ईश्वर का प्रतीक है, यानी ईश्वर का आदेश ही राजा का आदेश, ईश्वर का आदेश माना। लेकिन ये सारी जो रूढ़िवादी थी ये सारी टूट गई। और कहां से? 1789 की क्रांति से। शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। ये जो शिक्षित मध्य वर्ग था, जिसमें कि आपके वकील, डॉक्टर, ये जो पढ़े लिखे वर्ग था, शिक्षक, इन्होंने कहा कि ये तो गलत कर रहे हैं। जैसे फ्रांस के अंदर आपने देखा हो कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को टैक्स नहीं देना था, लेकिन तृतीय स्टेट के जो लोग थे उनको टैक्स देना था। फ्रांस 3 स्टेटों में बटा हुआ था ना, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन है? पादरी वर्ग आते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? कुलीन वर्ग आते थे, यानी राजा, राजशाही परिवार या फिर उच्च जो वर्ग के लोग थे वो उसमें आते थे, कुलीन वर्ग में। तृतीय स्टेट में आपके वकील, मजदूर, खेतिहर मजदूर, बड़े व्यवसायी, ये सब तृतीय स्टेट में। सारा टैक्स कौन है? तृतीय स्टेट वाले। तो वहां से ये शिक्षित वर्ग ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। इसमें आपकी रूसो वगैरह, लॉक वगैरह, इन्होंने अपने विचार दिए। रूसो ने अपना सामाजिक समझौते की किताब लिखी थी रूसो ने, सामाजिक समझौते की। उस पुस्तक के अंदर इसके अंदर खूब अच्छे से बताया। तो इन जो शिक्षित वर्ग था इसने भी राष्ट्रवाद के उदय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। जो यूरोप था उसमें राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास किस तरीके से हुआ, इसको इस तरीके से समझेंगे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में क्या हुई? फ्रांसीसी क्रांति हुई।
1804 में नागरिक संहिता, 1804 में क्या लिखी गई? नागरिक संहिता। किसने लिखी? नेपोलियन ने। ये ध्यान रखना, नेपोलियन की नागरिक संहिता जो है 1804 में लिखी। फिर उसके बाद वियना की संधि 1815 में हुई, और उदारवादियों की क्रांति 1848 में, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 तक, इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1871 तक। फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिससे 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीबी से जुड़े थे। ठीक है, इसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद को यहां हम समझेंगे। संविधान आधारित शासन। अब किसी राजा का शासन नहीं चलेगा। किसका शासन चलेगा? संविधान का शासन चलेगा। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे विचार, सभी समान है, कोई दास, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई काला, कोई भूरा, कुछ नहीं है। समझ गए ना? इसके बाद स्वतंत्रता, कोई अगर गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ बोलने की आज़ादी है, सबको आज़ादी है। ठीक है। बंधुता यानी सभी मानव जो है एक समान है, सभी मानव है आपस में भाई बंधु हैं। ठीक है, जैसे विचार वहां से उत्पन्न हुए। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, उन्होंने फ्रांस का नया तिरंगा झंडा बनाया। फिर उसका नेशनल असेंबली का गठन किया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त एवं माप तोल की एक समान व्यवस्था। आयात जो सामान फ्रांस से बाहर जाएगा उस पर टैक्स, और जो आएगा उस पर टैक्स जो है शुल्क समाप्त कर दिया। और क्या करा? माप तोल की एक समान, यानी मापने की और तोलने की एक समान इकाइयों का व्यवस्था की। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया। फ्रेंच को क्या बनाया? राष्ट्र की साझा भाषा बनाया। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। 1804 की नेपोलियन ने जो प्रशासनिक बहुत बड़े सुधार किए थे, संहिता जिसे बोला गया, नेपोलियन की संहिता भी बोलते हैं इसे। जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति। इसने क्या कहा कि जैसे मैंने बताया था पादरी और उनको टैक्स देने का वो था कि वो पैदा, अगर पादरी के घर में बच्चा पैदा हो गया तो उसको टैक्स नहीं देना, जो कुलीन वर्ग में बच्चा पैदा हो गया उसको टैक्स नहीं देना, जो राजा के घर में पैदा हो गया उसको टैक्स नहीं देना। टैक्स किसको देना है? तृतीय स्टेट को देना था, जनता को देना था सीधे सीधे। ठीक है, तो उसको विशेषाधिकार की समाप्ति कर दी कि जन्म के आधार पर कोई विशेष नहीं होगा। कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया। कानून के सामने समानता यानी अगर कोई प्रधानमंत्री का लड़का भी अगर कानून का उल्लंघन करता है तो वो भी इस कानून के सामने समान है, उसको भी वही सजा मिलेगी जो एक आम आदमी को मिलनी है या गरीब को मिलनी है। वहां पे भी समानता कर दी। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। प्रशासनिक विभाजनों को क्या किया? सरल बनाया। जो भी प्रशासनिक काम थे उनको बहुत सरल बना दिया उसने। सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दी। सामंत किसे कहते हैं? जो जमींदारी व्यवस्था थी, वहां की सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया कि जमीन। ठीक है, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क की मुक्ति। भूमि के दास नहीं रख सकता था कोई, और जो जागीरदार थे वो छोटे किसानों से वसूलते थे शुल्क, उसकी भी मुक्ति कर दी, उससे भी खत्म कर दिया। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों से हटा दी। जो है ना, क्या करते थे शहरों में भी कारीगरों को इकट्ठा करके एक संघ वो उन पे नियंत्रण करते थे, उसको भी खत्म कर दिया। किसने? नेपोलियन ने। ये नेपोलियन की संहिता कहलाई। इसके बाद है उदारवादी राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में। उदारवादी राष्ट्रवाद राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या किया? इसमें सहमति पर आधारित सरकार, यानी सबकी सहमति से सरकार का गठन किया जाएगा। संविधान आधारित सरकार, संविधान के आधार से सरकार चलेगी, कोई विशेष कानून नहीं बनाएगा कोई अपनी तरफ से। ठीक है। संसदीय सरकार में प्रतिनिधित्व आधारित, संसद के माध्यम से प्रतिनिधित्व जाएगा, यानी हर कोई चुनाव लड़ेगा वो संसद में पहुंचेगा, फिर वो संसद आधारित प्रतिनिधित्व होगा सरकार में। ठीक है। विशेषाधिकारों का अंत कर दिया। कोई ये नहीं है कि कोई मतलब बड़े खानदान में पैदा होने से उसको विशेष वो मिल जाएगा। तो एक तो ये किया। दूसरा इसमें एक ये किया, कानून के समक्ष सब समानता, मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं। इसमें
थोड़ा सा उन्होंने ये किया कि मताधिकार का समर्थन जो है सबके लिए ना करा। जैसे फ्रांस के अंदर क्रांति के बाद किया गया, मताधिकार उसी को मिला, एक तो महिलाओं को नहीं दिया था उन्होंने शुरू में, और एक क्या कहते हैं मजदूर गरीब थे उनको नहीं दिया, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी जितना टैक्स देता था उनको मताधिकार दिया गया। लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव लाया गया और फिर आगे जाके इस राष्ट्रवाद ने बहुत बड़े लेवल पे मतलब काम हुआ। मुक्त बाजार, बाजार पे किसी तरह का कोई नियंत्रण किसी का नहीं होगा, उसे मुक्त बाजार का। वस्तुओं और सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति, किसी भी वस्तु और सेवा के कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवादी, 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः, 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन की हार हुई उपरांत, वाटरलू की लड़ाई में हार गया था, नहीं है, सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवादी की तरफ हुआ। रूढ़िवादी यानी पहले वाली व्यवस्था की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाज और परंपराओं को मान्यता दी एवं स्वतंत्र परिवर्तन के स्थान पर कर्मिक विकास पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन जिसे कांग्रेस कहा गया का आयोजन वियना में किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने किया। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। समझ में आया कुछ कि उस पर हस्ताक्षर किए गए, यानी यहां पर मैटरनिख ने एक क्या कहा कि हम पहले वाली व्यवस्थाओं में जो रूढ़िवादी चलती थी वो सही थी, और यहाँ पे वियना में एक हस्ताक्षर किए। वियना संधि की विशेषताएं क्या क्या थी? फ्रांस में बूर्बो राजवंश की स्थापना। लुई 16वें क्या था? बूर्बो राजवंश था, और इसको क्रांति के माध्यम से हटा दिया गया। फिर उसमें कौन आया था? आपका नेपोलियन से था, लेकिन वो जब हार गया उसके बाद फिर से बूर्बो राजवंश की स्थापना हुई वियना संधि के हिसाब। 1815 में वियना संधि की विशेषता ये थी कि बूर्बो राजवंश की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना। रूढ़िवादी होती है पुरानी व्यवस्था को कायम करना। फ्रांस ने उन सभी इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। उसने क्या करा? सभी से वो अपना आधिपत्य खो दिया, यानी अधिकार खो दिया उसने जो नेपोलियन ने उस समय जीते थे। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना, सीमा विस्तार पर रोक लगा दी और नए राज्यों की स्थापना की गई। यह है ड्यूक मैटरनिख जिसने वियना कांग्रेस पे के सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे। इसका जन्म 15 मई 1773 को हुआ। वह ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। ये आ सकता है मैटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था ये। 1814 में 1848 तक के काल में इसने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ये ध्यान रखना, किसने कहा था? मैटरनिख ने कहा था। यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। वियना संधि में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्रचना एवं पुराने राजतंत्र रूढ़िवादी तंत्र की स्थापना में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। किसने? ड्यूक मैटरनिख ने। यह भी ध्यान है, फ्रांस सीखता है पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये भी मैटरनिख ने कहा। और ये क्या था? ड्यू मैटरनिख ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक है, इसके बाद जोसेपे मैसेनी, इसका जन्म 1807 में जेनुआ में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनरी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लुगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मर्सेई में यंग इटली। अब ये आ सकता है कि यंग इटली संस्था की स्थापना या यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की थी? तो जोसेपे मैसिनी ने की थी, ये ध्यान रखना। और दूसरा बर्न में यंग यूरोप की भी स्थापना किसने की? जोसेपे मैसिनी ने की। और मैसिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों में रूढ़िवादियों
के मन में भय भर दिया, क्योंकि इसने क्या कहा, प्रजातंत्र का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया और इसने रूढ़िवादी जो थे मन में भय भर दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिख ने किसे सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? जोसेपी मैसिनी को। समझ में आ गया क्यों बताया? क्योंकि वो रूढ़िवादी के खिलाफ था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांतियों से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। एक बात ध्यान रखना, जहां भी रूढ़िवादी लोग होते हैं, पुराने विचार के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसको राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ देंगे। यानी तुम देश हित में ये करो, तुम देश हित में ये करो, उसे राष्ट्र की भावना का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलाकर दबा दिया गया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। किसने संभाला? प्रशा ने। ठीक है ना, पशिया जिसे बोलते हैं। और जर्मनी का एकीकरण 1866 से लेकर 1861 तक एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? प्रशा के नेतृत्व में हुआ। प्रशा के प्रधानमंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। ऐसा आ जाता है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाला कौन था? तो वो था ओटो वन बिस्मार्क। ठीक है। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इसने किस किस को हराया? ऑस्ट्रेलिया को हराया, डेनमार्क और फ्रांस को इसने युद्धों में हरा दिया। किसने? आपके प्रशा ने। 1871 में कैसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। इसने इन सबको हरा के और 1871 में क्या करा? कैसर विलियम को वहां का राजा सम्राट बना दिया। इस एकीकरण के बाद नए जर्मन साम्राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। अब आगे चलते हैं। इटली का एकीकरण। अभी हमने जर्मनी का एकीकरण देखा था, अब इटली का एकीकरण 1859 से लेकर 1870 तक। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली जो था 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जोसेपे मैसिनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। यहां पे इटली के एकीकरण के लिए किसने कार्यक्रम प्रस्तुत किया? जोसेपे मैसिनी ने। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। 1830 और 48 में क्या हुआ? क्रांतिकारी विद्रोह हुए, लेकिन वे असफल हुए। 1859 में फ्रांस से सर्डिनिया पीडमाउंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा दिया। कब? 1859 में। 1861 में एनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। अभी आ सकता है एनुअल द्वितीय को कब एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया? तो 1861 में। ठीक है। काउंट कैमिलो द कावूर सार्डिनिया पीडामाउंट का प्रमुख मंत्री था। क्या था ये? सार्डिनिया पीडामाउंट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले का नेतृत्व किसने किया? इसने द कावूर ने किया था ये। ठीक है। एकीकृत करने का वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे कावूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सका और एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। जोसेपे गैरिबाल्डी
जोसेपे गैरिबाल्डी, वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली और एवं सिसिली को राजा एनुअल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। यूनान, अब हम पढ़ेंगे यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से ही था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। 1861 में वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों से साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। विभिन्न कवियों कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन ने धनराशि एकत्रित की वह युद्ध के लिए भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। यह आ सकता है कि यूनान को कब स्वतंत्रता कब मिली, तो कुस्तुतुनिया 1832 की कुस्तुतुनिया की संधि के बाद यूनान को स्वतंत्रता राष्ट्र की मान्यता मिली। उसके बाद आ गए हम ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्तियों में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूह पर विस्तार प्रारंभ किया। ये किसने किया था? अंग्रेजों ने। भारत पे भी कब्जा किया था, अमेरिका भी इसके कब्जे में था, सबको इसने गुलाम बना रखा था। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। पहले राजतंत्र था वहां पे, लेकिन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, या ये जो आ सकता है उसमें कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई, तो 1688 में हुई। और कहाँ हुई? ब्रिटेन में। ठीक है, यहां से क्या ले ली? राजतंत्र से शक्तियां किसने ले ली? संसद ने ले ली। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ब्रिटेन का गठन किया गया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। किसको मिलाकर? स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। कब? 1798 में विद्रोह को असफल किया और उसे जबरदस्ती अपने में मिला लिया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। बाल्कन समस्या, इसको इस तरीके से पढ़ें। बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सार्बेरिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन साम्राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थितियां काफी विस्फोटक हो गई थी। एक के बाद एक करके उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी थी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश ने अपने लिए ज्यादा इलाकों की चाह रखता था। इस समय यूरोपियन शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपियन शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई, जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। इसके बाद हम राज्य की दृश्य कल्पना।
राज्य की दृश्य कल्पना। 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। 18वीं शताब्दी में क्या करा, ऐसे फोटो बनाए जैसे कोई व्यक्ति हो राज्य को, जैसे हमारे यहाँ भी भारत को भारत माता के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा भावनात्मक जुड़ जाते हैं। किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास थी। एक रूप को ठोस रूप प्रदान करने की ये प्रयास थी, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बनी। ठीक है, जर्मेनिया क्या बनी, जर्मन राष्ट्र का रूपक बनी। फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसने संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की कोशिश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वासित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वह उसका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग की गई। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। राजनीतिक संगठन का निर्माण, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष और राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, ये सभी क्या क्या महिलाओं ने किया। कि उनको मताधिकार भी नहीं था तो उन्होंने समाचार पत्र बनाए, अपने अपने संगठन बनाए, राजनीतिक बैठकों में हिस्सा लिया। प्रतीक चिन्हों और उनका अर्थ, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसको जरा ध्यान से हम सुनेंगे। प्रतीक चिन्ह, टूटी हुई बेड़ियां, इसका मतलब होता है आजादी मिलना। टूटी हुई बेड़ियां किसकी होती है, आजादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, बाज छाप वाला कवच जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति है। ये किसका है, जर्मन समुदाय के प्रतीक की शक्ति है। बलूत पत्तियों का मुकुट, ये वीरता का प्रतीक है। बलूत पत्तियों का मुकुट जो है वीरता का प्रतीक है। तलवार, मुकाबले की तैयारी, तलवार का जो चिन्ह था, जो प्रतीक था, वो मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह। तलवार पर अगर जैतून के पेड़ की डाली लिपटी हुई है तो क्या है, शांति की चाह का है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा किसका था, उदारवादियों का झंडा था। उगते सूरज की किरणें, एक नए युग की शुरुआत। उगते सूरज की किरणें क्या थी, एक नए युग की शुरुआत। अब ये कुछ इसमें चित्र दिए हैं और इनके बारे में लिखा है। पोस्टेज 1 पेनी, इसमें है 1850 का डाक टिकट। इसमें मारियोना की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। मारियोना कहाँ की, फ्रांसीसी समाज का प्रतिनिधित्व करती है, उसका चित्र दिखाया गया। ये थी पोस्ट की टिकट थी, एक पोस्ट स्टम्प टिकट। ठीक है, फिर यह चित्रकार फिलिप वेट ने जर्मेनिया का यह चित्र 1848 में बनाया। इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाना था जहां फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। ये जर्मेनिया का चित्र था। ठीक है,
इसके बाद है विभिन्न प्रतीक चिन्हों जिनका उपयोग राष्ट्रवाद के विकास के लिए किया गया। ये सारे वे चिन्ह हैं जिनके लिए राष्ट्रवाद के लिए किया गया, जैसे बादशाह ये था, तो ये उसका था आपका फ्रांस का। फिर इसके बाद है प्रमुख कथन, किस किसने क्या कहा। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा, मेटरनिख ने कहा। मैक्सवेनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है, ये भी किसने कहा, मेटरनिख ने कहा। ठीक है, नए शब्द, निरंकुशवाद, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ठीक है, निरंकुशवाद कैसी है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, कोई किसी का नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, कल्पना दर्श यूटोपिया, ये क्या है, कल्पना यानी एक इमेज की हमने माना ऐसा, एक कल्पना दर्श है यूटोपिया, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। उन्होंने ऐसा मान लिया कि एक ऐसा देश है जहां हमेशा शांति, सब कुछ खुशहाल, सब हो रहेगा, तो ये एक कल्पना मात्र है। जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो ये क्या कहलाता है, जनमत संग्रह। यानी हमने क्या करा, जैसे तुम सब घर में परिवार में बैठे हो, हमने वोट कराई कि भाई आज पिज्जा खाना है, तो सबने कहा हाँ हाँ, तो ये इसी तरीके से सभी लोगों से मत इकट्ठा करने का जनमत संग्रह कहा जाता है। ठीक है, रूढ़िवादी, रूढ़िवाद, ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। ठीक है, रूढ़िवाद क्या है, ये तेज बदलाव पर जो मतलब रोकता है। ये क्या कहता है, ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है। वो कहता है पुणे रिवाज वो चलते रहे, तेज बदलाव पर, कि तेज बदलाव नहीं होने चाहिए जीवन में, धीरे धीरे क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। विचारधारा, एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचारों का समूह क्या होता है, विचारधारा कहलाता है। एक खास सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से, समझ गए। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को भी शॉर्ट में आप समझ लिया है।